हेलो दोस्तों, दिस इज जय श्रावत एंड यू आर वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथ्स। कैसे हो सारे? बढ़िया, अस्सी भी बढ़िया। सो कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके प्रीवियस ईयर मतलब जनवरी अटेम्प्ट के 2020 के क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए। आज इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, आज इस वीडियो में आपको पार्ट 1 मिलेगा और जो नेक्स्ट वीडियो है आपको वो पार्ट 2 के साथ मिलेगा। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर मेंस में एक ही क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में इसका मिलेगा। किसी किसी शिफ्ट में नहीं भी आया है, बट हाँ एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इसका, और बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। और एडवांस में ये बेटा छप्पर फाड़ के पूछा जाता है ना, छप्पर फाड़ के बहुत अच्छा वेटेज है इसका एडवांस में। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी इंट्रोडक्शन, जो भी बेसिक टॉपिक है, मैं बिल्कुल जमीनी स्तर से बिल्कुल आसमान तक लेके जाऊंगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में। और साथ के साथ हम इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। सो चलिए सबसे पहले देखो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं आपको पहले आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिफ्ट में, बहुत सारी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके, और किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। एडवांस में छप्पर फाड़ के आते हैं क्वेश्चन इससे, है ना, छप्पर फाड़ के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत वेटेज है इसका और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना टफ टॉपिक नहीं है अगर इसको आपने बहुत अच्छे से समझा है तो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल मैं जमीनी स्तर से ले जाऊंगा आपको आसमान की तरफ, है ना। तो बिल्कुल बेसिक लेवल की बात करते हैं, क्लास 9-10 की बात करते हैं। ये वाली चीज़ आपने देखी होगी, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, है ना। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, बिल्कुल होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinity, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4, तो ऑब्वियस ही बात है सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में तो आ ही रहे हैं। तो दैट्स वाई नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यू रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर, अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सब क्या होंगे? रियल नंबर। अभी 10th तक अपन ने यहीं तक की गणित पढ़ी थी, है ना, कि हाँ सबके जो बाऊजी होते हैं या फिर जो सबके फादर होते हैं वो होते रियल नंबर, रियल नंबर से ऊपर कैटेगराइजेशन नहीं होता, नहीं, बट ऐसा नहीं है, रियल नंबर के भी होते हैं पापा, और वो क्या है आपके। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, जेड नहीं आएगा, है ना, दिस विल बिकम सी। ठीक है, दिस विल बिकम सी एंड दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होगा आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे बड़ा कैटेगराइजेशन क्या आ गया? कैटेगरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो अपन ने रियल नंबर तक तो सब पढ़ रखा था कि हाँ भाई रियल नंबर को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, वन इज योर रैशनल, अनदर इज योर इरेशनल नंबर, और उसके बाद अपन इंटीजर और सब में घुसते चले गए थे। ठीक है, सो बट उनका भी एक और ऊपर कैटेगरी आ गई और वो आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब सब कुछ जो कैटेगराइजेशन स्टार्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अपन बात ही कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, होता क्या है ये। ठीक है, देखो अगर लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस रूट -1, है ना, स्क्वायर हटाते तो रूट लग जाता है, प्लस माइनस। ये वाली चीज कुछ गड़बड़ सी लग रही है, क्योंकि सर हमने तो अभी तक पढ़ा है कि अंडर रूट के अंदर जो भी चीज आती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर वो नेगेटिव आती है तो डिफाइन नहीं होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि आप तब तक रियल वर्ल्ड में ही जी रहे थे, आपने रियल वर्ल्ड की ही बात कर रखी थी। तो रियल वर्ल्ड में तो रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन रियल नहीं आता है। दैट्स वाई हम कहते थे कि भाई ये नॉट डिफाइन होगा, बट अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दैट मीन्स ये चीज अब आपके लिए डिफाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफाइन हो जाएगी, क्योंकि अब मैं रियल वर्ल्ड से बाहर की तरफ निकल गया हूं। कहाँ निकल गया हूँ? रियल वर्ल्ड से बाहर की तरफ निकल गया हूँ। तो जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, सो यहाँ पर ये जो है रूट ऑफ -1, इसको अपन बोलते हैं छोटा आई, छोटू आई लिखा है मैंने, है ना, आई। ठीक है, और इसको रूट ऑफ -1, इसको जो आई लिखते हैं, इसको अपन जो प्रोनाउंस करते हैं फिर जो कॉल करते हैं वो बोलते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा बोला जाता है इस आई को। ठीक है, और इस आई की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाती है? रूट ऑफ -1। ठीक है, दिस आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, इसको अपन क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अपन फंडामेंटल यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उत्पत्ति हुई है, इन्वेंशन हुआ है या फिर स्टार्टिंग हुई है, बिगनिंग हुई है किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। कुछ ऐसी टाइप की इक्वेशन जिसमें
सॉल्यूशन अपन जब फाइंड आउट करते हैं और वॉट एवर कोई भी हो इक्वेशन हो कुछ भी हो, अगर अपन को x इजिकल टू समथिंग नेगेटिव अंडर रूट के अंदर अगर मुझे नेगेटिव वैल्यूज मिल जाती है तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर जो प्रकट होगा वो आयोटा प्रकट होगा। ठीक है, तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में एंटर कर चुके हैं, है ना। रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आती है, आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में एंटर कर चुके हैं। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखो अपन कुछ बात करेंगे आयोटा के बारे में कि आयोटा क्या है, आयोटा की पावर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये वो सब कुछ, है ना। तो मैंने लिखा है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अब आपको पता है कि किसी की भी पावर जीरो तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इस गणित को अपन यही खत्म कर देते हैं, ये वाली तो किसी पावर जीरो तो मतलब आयोटा की पावर जीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने कुछ पॉजिटिव पावर्स लिखी है, कुछ नेगेटिव पावर्स लिखी है। ओके, आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होगा। आयोटा स्क्वायर कर रहा हूँ मतलब इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। आयोटा क्यूब करोगे तो उसको माइनस आयोटा आएगा। आपको ये वो तो एक्जैक्टली पता भी होगा सब कुछ। और आयोटा की पावर 4 कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर तो 1 आ गया। तो अपन ने देखा कि आयोटा की पावर 0 वापिस क्लिक हो गई, फिर 1 2 3 4 आगे ही वैल्यू 5 6 7 8 की होगी। तो आयोटा की पावर्स 4 की मल्टीपल होनी चाहिए, 4 की मल्टीपल में आपको कन्वर्ट करना है और जो रिमाइंडर है उसको अलग निकाल लो, क्योंकि 4 के बाद बार बार ये सब रिपीट होती जाती है। मतलब जो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू है वो एक्जैक्टली सेम होगी आयोटा की वैल्यू के बराबर, आयोटा की पावर 6 की वैल्यू जो एक्जैक्टली सेम होगी आयोटा की पावर 2 के बराबर। ठीक है, तो दैट्स वाई इसलिए मैंने लिखा है कि अगर आप पावर को 4n प्लस r की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसको आयोटा की पावर r भी लिख सकते हैं। और r क्या होगा आपका 0 से लेके 4 के बीच में, है ना। और यू कैन से द r कैन बी 0 1 2 3, दैट्स इट, 0 1 2 3। ओके, अच्छा, नेगेटिव पावर्स में आयोटा की पावर -1 हो जाएगा आपका, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर -2 हो जाएगा, -1, आयोटा की पावर -3 इज योर आयोटा, आयोटा की पावर -4 इज योर 1। देख लेना सब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये, मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि लेट सपोज मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन आयोटा क्यूब। एक काम करते हैं, आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली मेरा जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि मैं न्यूमरेटर में आयोटा की पावर 4 जनरेट कर लूँ। ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर में, है ना, डिनोमिनेटर में आयोटा की पावर 4 जनरेट कर लूँ। आयोटा की पावर 4 कितना है, 1 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो 1 को तो किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वही चीज़ आ जाएगी। तो दिस ये आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर तो कितना आ गया आयोटा, नीचे कितना आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 तो 1 हो गया, ऊपर आयोटा इज योर आंसर। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस नेगेटिव पावर्स। इसमें भी एक्जैक्टली सेम ही है, पावर को 4n प्लस r की टर्म्स में लिखे हैं, माइनस है तो 1 अपॉन आयोटा की पावर r आ गया। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, देखो मैंने क्या लिख रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज़ टू पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 25। देखो जितनी भी पावर से पहले यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मल्टीपल ऑफ 4। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 25। ठीक है, और ये दे रखा है इसका स्क्वायर, डन। इसको पर लिख सकते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 4 प्लस 3, इजंट इट, 16 + 6 9, बिल्कुल सही है। और 1 अपॉन आयोटा 4 इंटू 6 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो दिस विल बिकम, बस ये ऐसे सॉल्व करना है आपको। अब ये तो मैंने बोला था कि r के बराबर ही हो जाता है, तो ये तो हो जाएगा आयोटा क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा क्यूब की वैल्यू तो माइनस आयोटा होती है, ये रहा आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होती है, तो स्क्वायर ये आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, -2 आयोटा स्क्वायर है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, अब सॉल्व करना है बस सिंपल सा, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव का स्क्वायर तो नेगेटिव, और ये आ जाएगा आपका -4। दिस इज योर आंसर। -4 क्यों आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ मैं। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये हिलता है ना, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये हिलता है, परेशान ना हो, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। फैक्टोरियल भी है, एज सच अपन पीएनसी पढ़ चुके हैं तो आपको फैक्टोरियल के बारे में बहुत कुछ पता होगा। बेटा पुराने वीडियोस नहीं देखें तो जाके देखिए, बहुत सारी हेल्प मिलेगी। मैं सब कुछ कंटेंट कवर कर रहा हूँ, पूरा जेईई मेंस का, आपकी जो दूसरे स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है उनका भी पूरा सिलेबस इसमें कवर होता है, कुछ बहुत नई चीज़ नहीं पूछ लेते हो, है ना। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं एग्जैक्टली। देखो समीशन n = 0 to 100 आयोटा रेज़ टू पावर फैक्टोरियल n, तो मैं अगर इस समीशन को ओपन करूंगा तो कितना आएगा, थोड़ा सा करके दिखा रहा हूं आपको, है ना। ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है,
इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा की पावर 0 तो 1 हो गया, प्लस ये हो गया आयोटा, ये आयोटा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 हो गई, आयोटा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी सॉरी ये देखो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा कुछ काम करना है ना, प्लस आयोटा, एक काम करते हैं फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 6, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, पहले बस ये चलो एक बार तो इसको तो लिख ही देते हैं, इसको रहने दो, है ना। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू अब आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4, 4 बाहर निकाले फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस आयोटा 4 इसमें से बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 3, यस और नो। ये कहाँ तक चलेगा भाई साहब, ये चलेगा आपका देखेंगे कहाँ तक चलेगा। चलो टर्म कितनी 101 टर्म है टोटल, 0 से लेके अगर मैं 100 तक मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 101, ठीक है। अब देखो ये से ये तो कट गया, बचा क्या आयोटा, आयोटा की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 को लिख सकते हो 4 + 2, या फिर बिल्कुल एक्जैक्टली 4 + 2 लिख सकते हैं, 4 को हटाओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आयोटा, है ना, ये बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होगा आयोटा स्क्वायर के बराबर, है ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस आयोटा प्लस। अब यार इसमें देखो यहाँ से लेके, अच्छा ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास 101 टर्म है, 101 टर्म्स, ये हो गई 100, मैं हटाता जा रहा हूँ ना, तो 1 2 3 4, बस 4 टर्म हटा दी तो कितनी टर्म्स बची, 97 टर्म्स बची, क्या सुनो 97 टर्म्स बची। इसके आगे मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स है अपने पास, 97 टर्म्स है, ठीक है। एंड दीज ऑल आर मल्टीपल ऑफ 4, जैसे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 4 होल रेज़ टू पावर √3, तो आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, 1 रेज़ टू पावर √3, तो इन सबकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी क्या, क्योंकि सभी 4 के मल्टीपल होंगे ना, यस और नो। और ये दोनों भी आपस में कट गए, तो बचा कितना 111 को 97 टाइम्स ऐड करूंगा तो योर आंसर शुड बी 97। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना था, मुझे आयोटा की पावर 4 की होल पावर अलग अलग चेंज करनी थी, तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इमेजिनरी यूनिट, क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में हम कैसे एंटर करते हैं, और ये सब कुछ आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ अपन यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो देखो क्या है, इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है कि द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी क्वांटिटी। मैंने बता ही दिया कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है तो उसको अपन इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, ठीक है। रूट ऑफ -a इंटू रूट ऑफ -b, अच्छा ऐसे सर हमने तो बचपन में ये पढ़ा था कि रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b को आप डायरेक्टली रूट ऑफ a b लिख लो, तो यहाँ पर भी -a -b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a b आ जाएगा, बाहर वाला माइनस कहाँ से आया। तो बेटा ये वाली चीज़ तब इम्प्लीमेंट होती है जब आपके पास ए और बी में से एटलीस्ट 1 शुड बी पॉजिटिव और 0, दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए और 0 होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। इसको एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा है रूट ऑफ -1 इंटू ए प्लस रूट ऑफ -1 इंटू बी विच इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ -1 रूट ऑफ बी, ये हो जाएगा आयोटा, ये भी हो जाएगा आयोटा, इंटू है ना, इंटू है ना, ये आयोटा तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट ए बी, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जस्ट रिमेंबर दिस कि रूट ऑफ -ab की वैल्यू ये वाली हो जाती है, ठीक है। अब अपन मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो शक्ल होती है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल होगी वो आपकी इस तरीके से दिखाई देती है आपको, x प्लस आयोटा वाई, यू कैन से इट a प्लस आयोटा बी, दैट डजंट मैटर, इट्स जस्ट वेरिएबल x प्लस आयोटा वाई वेयर x एंड y इट कैन बी एनी रियल नंबर, x और y क्या हो जाएंगे, कोई भी रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर x तो क्या है, क्योंकि आयोटा नहीं है इसके साथ, ये जस्ट एक नंबर रखा हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, एंड दिस इज डिनोटेड बाय re ऑफ z, ठीक है। और ये जो y है जो आयोटा के साथ है उसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, एंड दिस इज डिनोटेड बाय im ऑफ z, क्लियर। एक रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो मैं इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज योर प्योरली रियल। सो प्योरली रियल क्या होगा, प्योरली रियल वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, है ना, जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं हो उसको हम क्या बोलते थे, प्योरली रियल बोल देते हैं। अच्छा इमेजिनरी पार्ट नहीं हो तो अपन को ये पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें अपन इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं, y को बोलते हैं, तो मतलब y नहीं होना चाहिए, इसलिए y इक्वल टू 0 या फिर इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, तो वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन क्या बोल देते हैं, प्योरली
रियल। अब बात करते हैं प्योरली इमेजनरी, वही बात है प्योरली इमेजनरी जिसमें रियल पार्ट ना हो, तो रियल पार्ट जीरो, रियल पार्ट कौन सा होता है इसमें, एक्स इज रियल पार्ट, तो एक्स जीरो हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और आती है कि इमेजनरी, इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें मतलब वाई तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, तभी तो आप उसको इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलोगे। और वाई क्या होता है आपका, ठीक है, इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजनरी आप तब बोलोगे जब उसमें वाई प्रेजेंट होना ही चाहिए, और वाई प्रेजेंट होना चाहिए मतलब वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस, तो दिस इज द फंडा, तीन टाइप के कैटेगराइजेशन कर सकते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, ओके। सो ये चीज़ आप अच्छे से बहुत ध्यान रखें। इसके आगे की अपन बात करते हैं, ठीक है। इसके आगे देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको डिनोट कर दी, एक चीज़ बता दी आपको यहाँ पर कि जीरो जो होता है उसको मैं कैसे लिखूंगा, जीरो प्लस जीरो आयोटा, ठीक है, या फिर आयोटा इंटू जीरो, है ना, वन ऑफ द सेम थिंग। जीरो को मैंने ये लिखा, तो यार इसमें तो रियल पार्ट भी जीरो है, इमेजनरी पार्ट भी जीरो है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इमेजनरी पार्ट तो जीरो आ गया, और रियल पार्ट जीरो है तो ये प्योरली रियल भी नहीं हो सकता, इमेजनरी पार्ट जीरो है तो प्योरली इमेजनरी भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो इज प्योरली इमेजनरी बट नॉट इमेजनरी, है ना। ये प्योरली इमेजनरी क्यों है, प्योरली इमेजनरी क्यों है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट जीरो है, ठीक है, इसमें रियल पार्ट जीरो है। देखो यहाँ पर मैंने प्योरली इमेजनरी में बस ये बोला है कि रियल पार्ट जीरो आना चाहिए, आई डिडंट मेंशन एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट पे रिस्ट्रिक्शन जब मैंने बताया है आपको कि नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो दैट मीन्स इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जीरो एक ऐसा है जो प्योरली इमेजनरी है बट वो इमेजनरी नहीं है, क्या है, प्योरली इमेजनरी बट वो इमेजनरी नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस, इमेजनरी क्यों नहीं है, क्योंकि y इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए इमेजनरी के लिए, बट यहाँ तो y इक्वल टू जीरो है, क्लियर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज आर्गन प्लेन। जैसे कि अपना एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ओरिजिन होता है, चार क्वाड्रेंट होते हैं, वैसा ही आर्गन प्लेन होता है जो कि रिप्रेजेंट, देखो कार्टेशियन प्लेन आपका रिप्रेजेंट करता है, रियल प्लेन भी बोलते हैं उसको, मतलब रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। आर्गन प्लेन इज यूज टू लोकेट कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करने के लिए जो प्लेन काम आता है उसको अपन बोलते हैं आर्गन प्लेन, ठीक है। अच्छा ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है, सेम एज कार्टेशियन प्लेन कह सकते हो आप, सेम एज कार्टेशियन प्लेन कह सकते हो, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होती है उसको अपन रियल एक्सिस बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है उसको अपन इमेजनरी एक्सिस कहते हैं। ये एक्स एक्सिस योर रियल एक्सिस एंड वाई इज योर इमेजनरी एक्सिस, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आयोटा, तो इसको मैं एज अ पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट वाला आएगा वो 2 और जो बाद वाला आएगा वो 1, तो 2,1 इज अ पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही जैसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एज अ पॉइंट बना के उस पॉइंट को आप आर्गन प्लेन में डिनोट कर, तो आर्गन प्लेन में समझ गए, आ गया ना, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अच्छा उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं एज अ पॉइंट की बात करूँ, एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो उसका रियल पार्ट हो जाएगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो उसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो एज अ पॉइंट बना के उसको लोकेट कर दो, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस की तरह डिनोट करती है, वाई एक्सिस इमेजनरी एक्सिस की तरह डिनोट करती है। इसको थोड़ा सा अपन और बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट रिमेंबर दी। जैसे कि -3,1 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, -3 प्लस आयोटा, दिस रिप्रेजेंट द रियल पार्ट, दिस रिप्रेजेंट द इमेजनरी पार्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें मैं देखो बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको। फर्स्ट वन इज योर इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे, जब उनके इमेजनरी पार्ट इक्वल होंगे, तब उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल बोल सकते हो, ठीक है। तो a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, अगर आपका a रियल पार्ट इसका और इसका रियल पार्ट इक्वल हो जाए, इसका इमेजनरी पार्ट और इसका इमेजनरी पार्ट इक्वल हो जाए, तो उसको अपन बोल देंगे कि हाँ दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। नेक्स्ट इज योर इनइक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे कि रियल नंबर में इनइक्वलिटी बहुत बेसिक आपने पढ़ भी रखा होगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ 3 इज ग्रेटर देन 2, बिल्कुल चंगा लग रहा है ना, √4 या फिर √3 इज ग्रेटर देन √2, बिल्कुल बेटर है, बिल्कुल सही है ना। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इनइक्वलिटी को यूज़ नहीं करते हैं, इज़ जस्ट मिथ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक पॉइंट तो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कोई पॉइंट किसी पॉइंट से बड़ा या छोटा हो सकता है? मैं बोलूँ कि 2,1 इज़ ग्रेटर देन 100,1001, दिस इज़ जस्ट बुलशिट, है ना। इसको इसलिए मतलब ये एक इज़ जस्ट मजाक है, ये मजाक है, ये पाप है। कैसे कर दो कि किसी पॉइंट को पॉइंट से रिप्रेजेंट, मतलब लेस देन ग्रेटर देन, कोई पॉइंट किसी पॉइंट से ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है, पॉइंट पॉइंट होता है भाई, पॉइंट पॉइंट होता है, काहे उलझ रहे हो उसके साथ, ठीक है। तो a प्लस आयोटा बी इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, ये व्यर्थ है, ये बकवास है,
ठीक है, ये जस्ट मिथ, तो इनइक्वलिटी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ए और बी रियल नंबर है और दोनों के स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, तो भाई साहब किसी रियल नंबर का वॉट एवर दैट वन इज पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर करते ही वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ए नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना। और कोई दो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर, मतलब कोई ये भी पॉजिटिव ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 कैसे आएगा बे? हैं, 0 कैसे आएगा? समझ रहे हो ना? तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर ऐसा होता है और ए और बी रियल नंबर है तो ए भी 0 होना चाहिए और बी भी 0 होना चाहिए। ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, दोनों 0 होना जरूरी है। ठीक है, बट इफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ये देखो अब मैंने रियल नंबर से बाहर निकल के मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में चला गया हूँ, और अगर ऐसा दे तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों 0 हों। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दोनों 0 नहीं है या फिर कोई एक 0 नहीं है, बट स्टिल देयर सम ऑफ स्क्वायर इज कैन बी 0, यू कैन से कैन बी 0, उनके स्क्वायर का सम 0 हो सकता है। जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक फंडा ये भी याद रखें आप कि अगर z1 z2 इक्वल टू 0 है, अगर z1 z2 0 है, ठीक है, इसका मतलब या तो z1 0 होगा या z2 0 होगा, है ना। दैट इज z1 इक्वल टू 0 और z2 इक्वल टू 0। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो अपने वहाँ पर भी पढ़ा था है ना कि अगर z1 और z2 0 है, मल्टीप्लीकेशन में अगर 0 आ रहा है आपका, तो यहाँ पर कंपलसरी किसी एक को 0 होना पड़ेगा, दोनों भी 0 हो जाएंगे तो चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ बेसिक बातें कर ली हैं। अब अपन आगे बात करेंगे किसकी, अपन आगे बात करेंगे और अलजेब्रा में और क्या क्या पढ़ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, उनकी बात करेंगे। चलिए आइए सेकंड स्लाइड पर। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। देखो अब अपन ने दो चीज़ें तो पढ़ ली हैं, एक तो अपन ने इक्वलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, एक अपन ने इनइक्वलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। देख लिया कि इक्वलिटी कब होते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, और इनइक्वलिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इज जस्ट अ मिथ। मिथ मतलब समझते हो ना, भ्रम, अंधविश्वास है वो, है ना, उसको बात को नहीं मानना है अपन को। आगे की बात करते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हो, तो बिल्कुल एग्जैक्टली कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज यू हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन को ऐड करना है, तो मतलब इनके रियल पार्ट को ऐड कर दो और आयोटा कॉमन लेके इमेजनरी पार्ट को ऐड कर दो, तो ये रियल पार्ट ऐड हो गए, इमेजनरी पार्ट ऐड हो गए, तो ये हो गया एडिशन। बिल्कुल मजाक सी बात है ना, हलवा है, हलवा आराम से कर लोगे। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की कि कम्यूटेटिव, अपने बचपन में पढ़ा होगा यार, ये सब प्रॉपर्टीज है ना नंबर्स में भी एग्जिस्ट करती हैं। कम्यूटेटिव मतलब z1 प्लस z2 करो और z2 प्लस z1 करो, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आऊंगा, है ना, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 होता है। ओके, एसोसिएटिव z1 प्लस z2 प्लस z3, पहले इन दोनों को ऐड कर दिया और फिर इसका जो रिजल्ट आया उसको इससे ऐड किया, या फिर पहले z1 z2 ऐड कर दिया और फिर उसको रिजल्ट को z3 से ऐड किया, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आना है। ओके, अच्छा, एक मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जस्ट रिमेंबर दिस। इसको अपन बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। पहले एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, फिर अपन एडिटिव इनवर्स पे चलेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो आप गला फाड़ फाड़ के बोलोगे कि सर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दो, मतलब x प्लस आयोटा वाई में मैं अगर 0 प्लस 0 आयोटा ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस आयोटा वाई मिलेगा। ठीक है, सो दिस योर 0, तो z प्लस 0 इज इक्वल टू z। तो ये जो 0 होता है इसको अपन बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसको अपन क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको अपन क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को अपन बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा, एक होता है एडिटिव इनवर्स, दिस इज योर एडिटिव इनवर्स। मैं बहुत छोटा सा लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और इतना भी नहीं है, बट याद होनी चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड करे कि रिजल्ट आपका एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए और यू कैन से 0 आ जाए, तो बस फिर उसका नेगेटिव ऐड कर दो। अगर मैं 2 में, अगर रियल वर्ल्ड की बात करता हूँ तो 2 में मैं ऐसा ऐड क्या करूँ कि 0 आ जाए, तो -2 ऐड कर दो। वैसे z में मैं -z ऐड करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ये है आपका एडिटिव आइडेंटिटी, ये है आपका एडिटिव इनवर्स। IIT में ये नहीं पूछेंगे कि बताओ बेटा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। बेटा ये कभी कोई क्वेश्चन में कोई वर्ड यूज़ हो गया तो इस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्या पता इस मीनिंग से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो। ठीक है, तो ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सब कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट वन इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एडिशन, कुछ भी नहीं करना है यार, इसका नेगेटिव निकाल के प्लस कर दो या फिर ये कर देता हूँ, है ना। दोनों का रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, आयोटा कॉमन है, दोनों का इमेजनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट हुआ है, इमेजनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट हुआ है, खत्म काम। ओके,
मल्टीप्लीकेशन Z1 Z2 A प्लस आयोटा B, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, ये नॉर्मल जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हो वही करना है। AC फिर IB को ID से करूँगा तो आयोटा स्क्वायर BD, फिर इसको इससे करूँगा, इसको इससे करूँगा तो आयोटा कॉमन है लिया, इधर से आ जाएगा AD, इधर से आ जाएगा BC। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये नहीं है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो AC -1 यहाँ आ गया, ये BD आ गया और ये आ गया। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज लिख रही है मैंने मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है, Z1 Z2 करो या Z2 Z1 करो, वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, देन एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में 3 लिखे हैं मैंने, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, रिजल्टेंट को इससे करो, या इन दोनों का करो, रिजल्टेंट को इससे करो, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर वैसे ऑर्डर का भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो कैसे भी उठापटक करके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता तो अपन को ऑर्डर मैटर करता, बट यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे पढ़ा था ना एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। ठीक है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। आप चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के कहोगे कि सर 1 ऐड कर दो, 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 1 को अपन क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी इज योर 0, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज योर 1, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि रिजल्ट आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो सर उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल भी कह सकते हो, रेसिप्रोकल को बोलते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है 1/z इज मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, और इनवर्स ऑफ z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं लिखा मैंने, मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इनवर्स ऑफ z भी बोलते हैं, इसको z इनवर्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहोगे और इसको अपन z इनवर्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको निकालने का तरीका मैंने एक अच्छा एक ये भी चीज़ ध्यान रखें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। सिंपल सा ब्रैकेट में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर देना, Z1 को Z2 से किया, Z1 को Z3 से किया, सिंपल सी चीज़। ठीक है, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, देन 1/z कितना होगा, a/a² प्लस b² प्लस आयोटा माइनस b/a² प्लस। सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो अभी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इसको समझा दूंगा, कुछ नहीं करना, इसका करना तो कितना देगा 1/a प्लस आयोटा बी, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको अपन x प्लस आयोटा y मान लेते हैं। मतलब मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1/a प्लस आयोटा बी। इसको आप रैशनलाइज करें और फिर x और y को कंपेयर कर लें, तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी, x की जगह ये रखेंगे और y की जगह ये रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा 1/z। सिंपल सी बात है, बहुत इजी सी चीज़ है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा, याद रखें। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, नाउ इज योर डिवीजन। डिवीजन क्या है, Z1/z2, मतलब Z1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/z2 से। 1/z2 साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा Z2 का। ठीक है, तो जो नीचे है आपका डिनोमिनेटर है उसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें और फिर उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका डिवीजन हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कंप्यूट द डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को अपन इस तरीके से कंप्यूट कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि अगर एक ये है और एक ये है, आपको Z1/z2 निकालना है, मतलब मुझे इसका, ठीक है, Z2 क्या होगा 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, मैं करवा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अपन काम कर रहे हैं 1/z2 इज इक्वल टू, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये Z1 मल्टीप्लाइड बाय 1/z2 लिखा हुआ है ना, तो 1/z2 निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा, रैशनलाइज किया। ठीक है, रैशनलाइज करते के टाइम इसके ऑपोजिट कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी क्वांटिटी के आगे जो साइन है उसको चेंज करके आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। दिस विल बिकम 1 - 2 आयोटा अपॉन, ये कितना हो जाएगा a² - b², a² तो माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो 1/z2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये प्लस तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1/5 - 2/5 आयोटा। ठीक है, तो Z1/z2 हो जाएगा, Z1 इज योर 2 + 3 आयोटा। ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही किया है, ये वाले जो अपन ने काम किया है ना, इधर जो अपन ने x प्लस आयोटा y रख के जो काम किया था वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाली जो सबसे लास्ट में लाइन दिख रही है आपको इधर, ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, अच्छा ये तो आ गया Z1 और ये आ जाएगा आपका Z2। मैं इसको एक बार ऐसे लिख दूँगा 1 - 2 आयोटा अपॉन 5, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी रहेगी और क्या है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/5 तो बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर ये आ जाएगा -4 आयोटा, ये हो जाएगा +3 आयोटा, ये हो जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर।
तो दिस विल बिकम 1/5, ठीक है, ये 2 माइनस आयोटा और ये +6 हो जाएगा, तो 2 + 6 8 माइनस आयोटा, तो ये आपका आंसर है। बढ़िया बात, बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ध्यान रखना, इसको रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल भी कहेंगे, इनवर्स ऑफ जेड, और इसको अपन रेसिप्रोकल भी कहते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, क्या कहोगे, रेसिप्रोकल भी कह सकते हो, याद रखें, ठीक है। तो ये अपन ने अलजेब्रा वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। इट मींस अपन ने इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वी हैव सीन ऑल दिस, वी हैव कवर ऑल दिस, ठीक है, सबको कर लिया अपन ने। प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखें आप, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं अपन कॉन्जुगेट की, ठीक है। देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जेड बार। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड बार से, और वो हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। मतलब आपको जो इमेजनरी पार्ट है उसके आगे साइन चेंज करना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने कि जेड बार इज ए कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है जेड का, एंड चेंजिंग साइन ऑफ इट्स इमेजनरी पार्ट, उसके इमेजनरी पार्ट का, रियल पार्ट को अपन को बिल्कुल नहीं छेड़ना, अपन को सिर्फ इमेजनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं, जैसे कि 1 + आयोटा, इमेजनरी पार्ट ये है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। अगर z इज इक्वल टू 1 है, इमेजनरी पार्ट तो 0 है, कर दो +0 -0, क्या फर्क पड़ता है, अभी यही रहेगा। अच्छा, इसमें तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट ही दे रहेगा, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। जस्ट रिमेंबर दिस, चंगा, क्लियर। चलिए आगे की बात करते हैं, थोड़ी आपको पिक्चर दिखाई जाए, पिक्चर दिखाना समझते हो ना, व्यू में लाना, जो पिक्चर नहीं दिख रही है वो व्यू में ले आए एक बार, ओके। चलिए आ गया। अब बात करते हैं अपन इस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ की। अपन ने यहाँ पे जो कॉन्जुगेट पढ़ा है इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट करूंगा तो वही मिलेगा, है ना। अब z + z बार, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि अगर मैं z और z बार दोनों को ऐड करूंगा तो आयोटा वाई कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, 2x, और x क्या था, रियल पार्ट ऑफ z, 2 × रियल पार्ट ऑफ z। किन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, तो 2 इमेजनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा, ठीक है। किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उसका होल कॉन्जुगेट उनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट का एडिशन होता है। किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन का होल कॉन्जुगेट उनके इंडिविजुअली कॉन्जुगेट के सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इंडिविजुअल डिवीजन, चारों में अप्लाई करता है, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। एक लाइन और मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी जल्दी से मैं इसलिए भी करवा रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी और बहुत ईजी है, बहुत जल्दी से समझ में भी आ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ओके। अब क्या लिख रखा है कि जेड बार इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ जेड अबाउट रियल एक्सिस। देखो लेट सपोज आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, मतलब 2,3, इसका मैं अगर जेड बार निकालूंगा तो 2 - 3 आयोटा, मतलब 2 - 3, तो भाई ये 2 + 3, ये 2 - 3, ये तो दोनों एक दूसरे की इमेज हैं या रिफ्लेक्शन है, किसके अबाउट, रियल एक्सिस के अबाउट, तो वही लिख रखा है कि जेड बार एंड जेड अबाउट रियल एक्सिस, और -z इज रिफ्लेक्शन ऑफ जेड अबाउट इमेजनरी एक्सिस। -z जब आप निकालोगे तो वो रिफ्लेक्शन आएगा अबाउट इमेजनरी एक्सिस, जस्ट मार्क, ठीक है। बस ये याद रखें कि कॉन्जुगेट उसका रियल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब -z होगा क्या, इमेजनरी एक्सिस ये है, -z करूँगा तो -2 -3 नहीं, ठीक है। अबाउट ऑरिजिन लिखना है इसका, ऑरिजिन के अबाउट, क्योंकि -2 देखो वो डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से साइन के साथ आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी इस -z के साथ अपन इतना कंफर्म नहीं है, अपन इसको डिपेंड करता है कि z आपका किस तरीके का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कह सकते हो, है ना। देखो -z बोल दो, कॉन्जुगेट की अपन बात करें, इमेजनरी कब होगा, इमेजनरी कब होगा, जब ये -2 हो जाए और इसका साइन तो सेम रहे, है ना, इसका साइन तो सेम रहे, ठीक है। तो आप इमेजनरी एक्सिस के अबाउट तो नहीं कह सकते हो, बट ऑरिजिन के अबाउट जरूर कह सकते हो कि -2 -3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो वो ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो गया ना, ठीक है, ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये वाला मैटर करेगा आपका, बट ऑरिजिन वाला याद रखें कि हाँ ऑरिजिन के अबाउट तो हमेशा होगा आपका जब -z आप निकालोगे तो, क्लियर, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट इट, बट कॉन्जुगेट तो हमेशा रियल एक्सिस के अबाउट ही आपका रिफ्लेक्शन होगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, चलो बात कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट हो गया, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है, देखो जैसे कि x + आयोटा y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया x, y से, है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर रियल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो x हो जाएगी, ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, पीजीटी से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द मॉड ऑफ जेड। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि मॉड ऑफ जेड इज अ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यू कैन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गन प्लेन में ओरिजिन से डिस्टेंस,
उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गन प्लेन में ओरिजिन से डिस्टेंस इज कॉल्ड द मॉडुलस। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस इन आर्गन प्लेन, है ना, ठीक है। तो वही लिख रखा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड। अच्छा, अगर मॉड ऑफ जेड 1 है तो मतलब ये वाली चीज़ 1 है, स्क्वायरिंग करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा भाई, ये वाली चीज़ अपन ने पढ़ रखी है ना कॉनिक सेक्शन में, कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 0,0 पे है और रेडियस 1 पे है। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसकी रेडियस 1 है। अगर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2 है तब सर्कल रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर तो 0,0, अगेन वही तो हो गया, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये रेडियस हो गई, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जितनी भी ज्योमेट्री आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ रिलेट कर सकते हैं वो मैं आपको एक एंड में और रिव्यू दूंगा कि हाँ बीच बीच में और आता रहेंगे, बीच बीच में भी चीज़ें आती रहेंगी, तो आप जस्ट देखते रहिए कि क्या क्या हो रहा है। तो ये अपन एक बेसिक पार्ट बहुत सारा कंप्लीट कर लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, बेसिक पार्ट बहुत कंप्लीट कर लिया है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, मतलब ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये सब कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉन्जुगेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, उनमें सब ये चीज़ें काम आएंगी मुन्ना, है ना। तो अगर वो चीज़ें अच्छे से करनी है तो ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। तो दो बेसिक टर्म्स अपन ने पढ़ ली थी, फर्स्ट वन इज योर कॉन्जुगेट, सेकंड वन इज योर मॉडुलस। एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज योर आर्ग्यूमेंट, दैट इज योर आर्ग्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आर्ग्यूमेंट के बारे में ध्यान रखें, इसको निकालना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 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 इस टाइम घर में रहना है ना, ठीक है। सो अच्छा बीच में कुछ उपदेश हो जाए, स्टे एट योर होम, है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना भी, ठीक है, जितना आपका घर में रहना इंपॉर्टेंट है। ओके तो चलिए बात करते हैं। तो ये एक लेट सपोज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मैं इसको पी एक्स वाई से डिनोट करूंगा, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ओपी वाली जो लाइन है रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिलने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, दिस इज समवॉट कॉल्ड यू द इंक्लिनेशन। अगर आपको स्ट्रेट लाइन में इंक्लिनेशन का मतलब पता है तो इंक्लिनेशन में पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, वैसे ही रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कौन बनाएगा, ओरिजिन के साथ मिलाने वाली लाइन बनाएगी, ठीक है। तो OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द रियल एक्सिस, देन थीटा इज कॉल्ड वन ऑफ द आर्गुमेंट। अच्छा वन ऑफ द आर्गुमेंट का मतलब क्या हो गया कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये है तो एक एंगल ये भी तो है सर, है ना, मतलब यहां से घूम के स्टार्ट करके वापस यहाँ पे आ गया, एक एंगल ये भी तो है, ऐसे दो चक्कर काट के यहाँ पहुंचा तो वो भी तो एंगल है। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट इज इन्फिनिटी, आप चक्कर घुमाते जाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आते रहेंगे। तो उनमें से एक आर्ग्यूमेंट ये भी है थीटा, है ना, सिर्फ अपन स्टार्ट किया और लाइन पे जाके रुक गए, दूसरी बार में मैंने पूरा स्टार्ट करके वापस उस पॉइंट पे आया, एक सर्कल घूम लिया और फिर मैं वहां पहुंचा, तो दिस वन इज अनदर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अच्छा जैसे कि देखो लेट सपोज z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, देन इट्स आर्ग्यूमेंट 1 प्लस आयोटा रूट 3 को मैं 1 रूट 3, ठीक है। तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये वाला डिस्टेंस आपका रूट 3 हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस आपका 1 हो जाएगा। ये एंगल की बात करनी है थीटा, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रूट 3, टेन थीटा रूट 3 में तो 60 डिग्री है ना, तो π/3। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज याद रखना ARG और ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, ARG ऑफ z इज इक्वल टू 2nπ प्लस π/3। अच्छा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 2nπ, 2nπ को मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ भाई साहब, थोड़ा सोचो यार, सोचो। 2nπ जब n की वैल्यू 0 करूंगा तो π/3 आ गया ना थीटा, जब n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2π प्लस π/3, तो 2π तो एक सर्कल और प्लस π/3, फिर दो सर्कल मतलब n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 4π प्लस π/3, दो सर्कल काटा मतलब 4π और प्लस π/3। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। समझ में आया कुछ, ठीक है, फंडा समझ में आना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट इन्फिनिटी होते हैं जो कि आपको बहुत सारी एंगल्स की वैल्यू देते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखें कि अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पता है और आर्ग्यूमेंट पता है तो मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीटली डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि दो पैर हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो खड़ा हो सकता है अगर उसके पास मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों हैं, तो अगर एक चीज़ नहीं है तो वो लंगड़ाएगा, मतलब वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है।
है ना, बाय नोइंग मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्प्लीटली डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर अपन को मॉडुलस पता है और अपन को आर्गुमेंट पता है तो हम राजा हैं, हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। बट एक इसमें एक्सेप्शन है और वो क्या है कि 0 + 0 आयोटा। इसका मॉडुलस तो डिफाइन है बट इसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है। आर्गुमेंट के लिए आप क्या करोगे, है ना, 0,0 का कहाँ से एंगल निकालोगे भाई, इस पॉइंट का एंगल निकालो, है ना। सर ए का हो रहा है, ये तो मजाक हो रहा है ना। तो मतलब इसका सिर्फ मॉडुलस डिफाइन है, तो इसको है अपन सिर्फ मॉडुलस की टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं। इसको अपन आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड, तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज योर एक्सेप्शन केस, 0 + 0 आयोटा इज डिफाइंड ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ आर्गुमेंट बिकॉज आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली। आर्गुमेंट आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, आप एंगल निकाल ही नहीं सकते रियल एक्सिस का, एक पॉइंट का किसी रियल एक्सिस से, दैट्स वाई। क्लियर, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट इज योर एम्पलीट्यूड। यार आर्ग्यूमेंट पढ़ा भी यहाँ पर अपन ने, अब आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट का एक पार्ट है ना। मैंने बोल रखा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू को अपन क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है कि -π से π के बीच में लाई करना चाहिए। कहाँ से कहाँ, -π से π के बीच में। तो थीटा बिलोंग्स टू -π to π। यहाँ पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट बनाया, यहाँ पर मैंने क्लोज ब्रैकेट बनाया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, अब ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं आपकी, -π मतलब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ये हो गया -π, और +π मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे तो पूरा सर्कल कवर करना था। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से यहाँ चला +π और यहाँ से यहाँ तो चला -π। अब दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे तो मतलब दोनों पे तो क्लोज ब्रैकेट लगा नहीं सकता, क्योंकि एक ही पॉइंट को इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने -π से π कर दिया। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट -π to π। अगर इसके बीच में जो आर्गुमेंट लाई करता है उसको अपन उसका एम्पलीट्यूड कह देते हैं। ओके, अच्छा, इसको किससे डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। जैसे कि वहाँ पर ARG ऑफ जेड था, यहाँ पर AMP ऑफ जेड है। ओके, एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मुझे चारों क्वाड्रेंट में घूमना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहली स्टेप में ये चेक करना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो फिर आप उसका एम्पलीट्यूड बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, लेट सपोज, देखो दिस इज योर एम्पलीट्यूड, है ना। अगर मैं अल्फा निकालूंगा तो ऑब्वियसली बात है वो -π से π के बीच में आना चाहिए ना। ठीक है, तो इस वाले केस में तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, डायरेक्टली अल्फा हो जाएगा। यही एंगल मैंने थीटा की जगह अल्फा ले लिया, दैट डजंट मैटर, है ना, यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, लेट सपोज ये वाला आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, बस देखते जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ गया, तो अब ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। देखो, अगर मैंने इधर से राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया तो दिस इज योर अल्फा। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, पहले तो पूरा यहाँ तक आ जाऊँ और फिर अल्फा माइनस कर देता हूँ, पाई माइनस अल्फा। पहले तो मैं पूरा पाई तक आया, मुझे एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए था, मुझे एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए था, इस लाइन तक ही चाहिए था, यहाँ तक। ठीक है, तो मैं पहले पूरा आया और फिर अल्फा अपन जो राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल निकालेंगे उसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले पूरा पाया आया फिर माइनस अल्फा कर दिया, तो वो अपन सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। तो व्हाट अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट, अगर यहाँ होते अपन थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा तो पाई से ज़्यादा चला जाएगा ना, बट मुझे तो पाई से कम चाहिए, तो मैं इसलिए उल्टा चलता हूँ। अब मैं अगर उल्टा चलूंगा तो मुझे चाहिए तो पूरा ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी चल जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक चले -π प्लस अल्फा, -π प्लस अल्फा, क्योंकि ये आ जाएगा ना आपका अल्फा, ये आपका अल्फा आ जाएगा, तो पहले -π गया और फिर उसमें अल्फा ऐड कर दे, तो -π प्लस अल्फा। ठीक है, व्हाट अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो भाई साहब ये ले लो ना, और ये क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा। ठीक है, तो बस आप तो ये याद रखें, काम खत्म हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में -π प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा के बाद सीधी बात बताऊँ क्या आपको, सीधी बात बताऊँ क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। काम खत्म 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 हो गया काम, है ना। tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, यही तो हो रहा था। ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का y, यहाँ से यहाँ तक का x। क्लियर, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एम्पलीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन की अलग अलग चीज़ें देखेंगे तो उसमें ये काम आएगा, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट इज योर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, x प्लस आयोटा y का
स्क्वायर रूट ए प्लस आयोटा बी, अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लग जाएगा, प्लस 2 आयोटा ए बी। कंपेयर करते हैं, कंपेयर में मैंने बोला था कि रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज रियल पार्ट एक्स के इक्वल हो गया, इमेजनरी पार्ट आयोटा के अलावा जो है 2ab वाई के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है और 2ab की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू की हेल्प से मैंने एक आइडेंटिटी लिखी है। इस आइडेंटिटी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना, फिर उन दोनों को सॉल्व कर लेना, तो आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये वाली आइडेंटिटी समझ में आ गई ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों इक्वल है ना, तो ये वाली वैल्यू मुझे पता है, ये वाली वैल्यू मुझे पता है, इन दोनों को रख के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना तो ए और बी आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेशन में मजा आता है, मैथ्स है उसके तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो ये आपको दे रखा है, ये दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पॉइंट है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। तो यहाँ से आप जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे, -1 प्लस 7 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे चला जाएगा 1 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस आयोटा से और 1 माइनस, सॉल्व करना है ना अपन को। तो देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए प्लस आयोटा बी और यू कैन से द एक्स प्लस आयोटा वाई। तो आपको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज करना है, किसी से मल्टीप्लाई करना है, जो करना है करो यार, बट उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है आपको, ऊपर नीचे कहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 7 प्लस 8 आयोटा, यहाँ से 7 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको जेड स्क्वायर मिल जाएगा, ये तो हो गया 6 प्लस 4 आयोटा। अब भाई जेड स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आपको जेड कितना मिला, वो मिला √3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय दिस फार्मूलाज, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखो इसका स्क्वायर रूट आएगा, लेट सपोज एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चंगा, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूँगा तो 3 प्लस 4 आयोटा, ये मैंने कर दिया स्क्वायरिंग। ठीक है, 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई और 2एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना, एक्स वाई की वैल्यू 2 आ गई, यूँ कर लो। क्लियर, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आइडेंटिटी लगा लो या फिर आप y की वैल्यू निकाल लो, 2/x यहाँ पटक दो, सॉल्व कर लो, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, मैं आइडेंटिटी से सॉल्व कर रहा हूँ, आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं कि क्या होता है वो देखो। अपन निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने जो ऊपर आइडेंटिटी लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, है ना, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 3 दे रखा है तो, और 2xy कितना था, 4 था, तो 2xy 4, अच्छा xy के लिए 2 रखो तो 4 का स्क्वायर 16 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सिर्फ प्लस माइनस 5 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि दो नंबर के स्क्वायर का सम तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और एक है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये दे रखा है, इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा अपन, तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, है ना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, +-2, x की वैल्यू +-2 मिल गई। ठीक है, वैसे ही आपको पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 2, तो y कितना आ जाएगा, +-1, तो y आ गया +-1, x आ गया +-2, तो मतलब z इज इक्वल टू √3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस माइनस वाई की वैल्यू 1, तो आयोटा। ये आ गया आपका कैलकुलेशन इस तरीके से। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट निकालना कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज आ जाए तो आ सकता है, देयर इज नॉट बिग डील। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। आपको इन सब की स्लाइड्स मिल जाएगी ना पीडीएफ में, पीडीएफ की फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इनको आप आराम से डाउनलोड कीजिएगा। और जितने भी अपन ने वीडियोज़ अभी आगे, पुराने वीडियोज़ भी देखे तो मैंने सबकी पीडीएफ डाल रखी है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स भी बन रहे हैं,
सब काम हो रहा है धड़ाधड़, ठीक है, सब काम हो रहा है धड़ाधड़, तो कोई इशू नहीं है अपना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, अगर एफ एक्स आपको ये दे रखा है एंड फाइंड F3, उठा के पटक के यहाँ पे सॉल्व करने मत लग जाना, पगला जाओगे, है ना। तो इसको मैं एक नई तरीके से करता हूँ। नया तरीका क्या है, देखो x इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, ऐसे क्वेश्चन आया तो उसको ऐसे करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 2 आयोटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे अगर अपन, तो ये हो जाएगा आपका x² - 6x, ये कितना हो जाएगा -2, है ना, और ये हो जाएगा -9 नहीं 4 -4 +9, तो इधर आके +13 हो गया ये, बढ़िया। अब अपन आते हैं इस पे, अब अपन आते हैं fx पे, ठीक है। x⁴ में एक काम करता हूँ मैं, इस वाली इक्वेशन को लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, x² लिखा, तो इसको पूरे को x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -6x + 13, कितना है, x⁴ आ गया, -6x3, बट चाहिए -4x3, तो +2x3 कर दूँ, ये 13x² चाहिए 4x², तो -9x² कर दूँ, ठीक है। बाकी की दोनों चीज़ें तो आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अच्छा ये वाली चीज़ 0 हो गई क्योंकि आ रही है ना वैल्यू 0, अब बचा ये वाला, ठीक है, ये वाला बचा, इसमें काम करते हैं अपन 2x निकाल लेते हैं, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ से तो 2x³ आ जाएगा ना, मेरा एम यही है बस। इसको इससे किया तो ये आ गया, अच्छा इसको इससे करेंगे तो -12x², बट आई नीड 9x², -9x², तो +3x² कर दूं, ठीक है। इसको इससे क्या तो 26x, बट आई नीड 8x, तो आपको -18x करना पड़ेगा, +44, नाउ दिस विल बिकम 0। इसमें से आप देख लो 3 को अगर मैं x² - 6x + 13 करता हूँ तो 3x² आ जाएगा, -18x आ जाएगा और प्लस, ठीक है, कितना आ रहा है, 13 3 39 और 44 चाहिए, तो +5 कर दूंगा तो ये भी 0 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया, 5 इज योर आंसर, ठीक है। हाउ इजी इज दैट, है ना। इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, तो आपको ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट करनी थी, ठीक है। आगे की बात करते हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, जो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। उसमें पहला जो है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ z इन डिफरेंट फॉर्म्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वन इज योर कार्टेशियन और एल्जेब्रिक फॉर्म, जो अभी तक चिल्ला के पढ़ते आ रहे हैं कि z इज इक्वल टू x + i/y, वही होता है आपका कार्टेशियन फॉर्म, वेयर x इज द रियल पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट, इसका कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस, इसका आर्गुमेंट, इसका एम्पलीट्यूड, मैंने सब निकालना सीख लिया है, ठीक है। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की सब बेसिक चीज़ें जानता हूँ, अब मैं बड़ी बड़ी चीज़ों से खेलूंगा, लाइक रोटेशन करूंगा, मैं डी मॉर्विस थ्योरम पढ़ूंगा, मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज पढ़ूंगा, मैं सब पढ़ूंगा, ओके। सो जो सेकंड है आपका वो है ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत अच्छे से याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पोलर फॉर्म, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में इसका नाम पोलर फॉर्म ही है, बट इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, ओके। देखो जैसे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x + i/y, और अगर आपको इसकी पोलर फॉर्म कैलकुलेट करनी है तो आपको मॉडुलस निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और साथ साथ आपको आर्ग्यूमेंट निकालना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू mod ऑफ z cos थीटा + i sin थीटा, दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसका mod ऑफ z तो निकाल लोगे, उसका आर्ग्यूमेंट निकाल लोगे, और आर्ग्यूमेंट इज योर, आई मीन टू से द एम्पलीट्यूड, है ना। मैं एम्पलीट्यूड के बारे में बात करूंगा, मैं प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात ही करूंगा, मैं जब भी आर्ग्यूमेंट भी बोलूँ, ठीक है, तो वो एम्पलीट्यूड ही होगा अगर मैं पोलर फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो मतलब आई हैव टू कैलकुलेट द थीटा, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे थीटा कैलकुलेट करना है, मतलब एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ थीटा रखेंगे, यहाँ थीटा रखेंगे, मतलब सॉल्व मत कर देना फिर उसको, यूँ नहीं कि थीटा π/3 आया तो मैं यहाँ π/3 रखा, π/3 रखा और सॉल्व कर दिया, cos थीटा के cos π/3 sin π/3 की वैल्यू निकाल ली, पटक दी, तो बेटा वापस यही आ जाएगा। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि साइन और कॉस दिखना चाहिए, एंगल चाहे कुछ भी हो, एंगल आप लिखो, कोई नहीं रोक रहा आपको, बट आपको कॉस और साइन दिखाना है वहां पर, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो, चंगा, ठीक है। अच्छा इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर आर इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, बढ़िया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि cos थीटा + i sin थीटा को CIS ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं, सिस बोलते हैं इसको, सिस, है ना, सिस्टर वाला सिस नहीं है, और इसको किस मत बोल देना, लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर सिस, ठीक है। CIS, C स्टैंड फॉर कोस एंड S स्टैंड फॉर साइन, है ना, और ये I तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है आपका आयोटा को, ठीक है। तो सिस ऑफ थीटा भी बोलते हैं इसको। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सिस ऑफ थीटा की, जैसे कि सिस ऑफ अल्फा प्लस सिस ऑफ बीटा इज इक्वल टू सिस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है। ये सब अपन जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ेंगे तब मैं उसको आपको डिफाइन कर दूंगा।
2 का मल्टीप्लीकेशन है तो ऐड करना है। अच्छा इसमें भी मैं ऐड ही कर रहा हूँ बट ये माइनस बीटा है इसलिए माइनस आ गया, बट मैं अगर डिवीजन कर रहा हूँ तो ये सब्ट्रैक्शन में आता है, एडिशन में सॉरी मल्टीप्लीकेशन में एडिशन में आएगा, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन में आएगा आपका एंगल। ओके क्योंकि अपन जब एक्सपोनेंट फॉर्म पढ़ेंगे तब मैं इसको बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊंगा, बट अभी आप प्रॉपर्टीज ऑफ सीस ऑफ थीटा याद रखें बस। प्रॉपर्टीज क्या होती है सीस ऑफ थीटा की, कि जब 2 सीस ऑफ डिफरेंट एंगल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एंगल ऐड हो जाते हैं, और 2 सीस ऑफ डिफरेंट एंगल डिवाइड होते हैं तो उनके एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पॉलर फॉर्म को कैसे निकाला जाता है। यू कैन ईजिली कैलकुलेट देयर मॉडुलस, और उसका आप आर्ग्यूमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर पटकना है और कुछ नहीं करना मुन्ना, यहाँ पर पटकना है, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। कुछ और फॉर्म्स भी हैं, कुछ और बातें भी हैं, कुछ और इस पे डिपेंड क्वेश्चन, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन अपन इवन नेक्स्ट पार्ट में मैं जो भी लूंगा मैं पहला क्वेश्चन ही लूंगा, तो वो क्वेश्चन तभी होगा जब आपने पहला वाला पार्ट पढ़ा होगा। मैं आजकल ऐसे ही करूँगा, वैसे ही करूँगा, है ना। सेकंड पार्ट तभी आप देख पाओगे जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा है। ठीक है, यूँ बिना फर्स्ट पार्ट देखे सेकंड पार्ट देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। ओके सो पार्ट 1 को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आगे वाला देखते हैं। ठीक है, इसके सभी क्वेश्चंस अपन सेकंड पार्ट में ही देखेंगे। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। ओके अगर पसंद आया है तो लाइक करें। ठीक है, और भी पसंद आया हो तो पुराने वीडियो सभी देखें, इस कोर्स को फॉलो करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है। आपको जो भी डाउट्स आते हैं मैथमेटिक्स में, अगर आपकी स्टडीज़ में कुछ भी खलल आ रहा है, कुछ भी परेशानी आ रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई एम देयर, मैं आपको डाउट्स बताने के लिए वहाँ पर हूँ। तो बस आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है, बाकी की मेहनत मैं आपके साथ कर लूँगा। आपकी स्कोर को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने के लिए, बहुत बढ़ाने के लिए, थोड़ा क्यों यार बहुत बढ़ाएंगे। ठीक है, सो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। ओके सो अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और होप सो कि आप घर पे ही होंगे, है ना। चलिए पढ़ाई करते रहिए, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड हैव अ गुड डे।